नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान। संविधान किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो कि कंपिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी पैटर्न हैं उनमें इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये एक ओबियस प्रक्रिया है। दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि जितने भी कर्मचारी होंगे उनको यदि संविधान ही नहीं मालूम तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम उसके सामने रहती है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ही पूरा प्रभावी माना गया। तो आज जब हम संविधान की शुरुआत कर रहे हैं तो संविधान का पहला पन्ना, और पहला पन्ना यानी संविधान को जैसे ही खोलेंगे तो संविधान की प्रस्तावना उसमें लिखी होगी। और ये प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको गौर से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और अंत तक इस वीडियो को देख करके इसके सारे क्वेश्चन आज ही कवर कर ले रहे हैं। यानी इसके बाद में आपको कोई पढ़ने की जरूरत न पड़े, ऐसा प्रयास आपको करना है, क्योंकि कंप्लीट मैं आज इसमें पढ़ा दूंगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रस्तावना आई कहाँ से। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जिसे बोल सकते हैं, जो कि आदर्श प्रस्तुत करता था। मतलब उसमें कुछ आइडियल चीजें इसमें रखी गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक अच्छा रूप हम किसको बोल सकते हैं? प्रस्तावना को। उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। मतलब जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में बताया उन चीजों को प्रस्तावना के अंदर शामिल किया गया। दूसरी बात, संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें एक संशोधन भी किया गया, जो एकमात्र संशोधन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इस स्लाइड में हमने दो बातें जानी। पहली बात कि जो प्रस्तावना है इसके ऊपर नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसका पूरा प्रभाव पड़ा है। और दूसरी बात, इसमें एक संशोधन हुआ है जो कि 42वां संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ। क्या संशोधन हुआ इसको विस्तार से जाने उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि संविधान की प्रस्तावना वर्तमान रूप में कैसी है, किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना है कैसी। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ये बात स्पष्ट की गई कि हम भारत के लोग संविधान को किस प्रकार से रखना चाहते हैं या भारत को कैसे रखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ली गई वो थी कि हम भारत के लोग, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो कुछ कर रहे हैं ना वो भारत के लोग कर रहे हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि न तो आंतरिक रूप से न बाह्य रूप से किसी भी तरीके से हमारी सरकार, हमारी जो राज्य जिसे हम कहेंगे भारत राज्य, वो भारत राज्य किसी के अधीन नहीं रहेगा, न आंतरिक रूप से और न ही बाहरी रूप से। तो इसे क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, पहली बात भारत के लोगों ने अपनाया है। दूसरा, भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब 3-4 चीजें होनी चाहिए भारत में, ऐसा हमने माना। कौन कौन सी? समाजवादी होना चाहिए, हालांकि ये शब्द हमने बाद में जोड़ा है। पंथ निरपेक्ष, ये भी हमने बाद में जोड़ा। ये दो शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन से हमने जोड़े हैं। और तीसरा शब्द है अखंडता, जो आगे आएगा। ये 3 शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन से हमने जोड़े हैं। और इसकी एक साधारण से ट्रिक भी है, आपस, यानी आपस में मिलकर के ही चले। तो आपस का मतलब आपस में जो आ है उसको तो ए कर लो, इसलिए उसे आपस बोल लो। ठीक है। तो अखंडता, ए का मतलब अखंडता, पै का मतलब पंथ निरपेक्षता और स का मतलब समाजवाद। 3 शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन से आपस में लेकर के और जोड़ दिए गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, दो तो ये। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो पहले से था ये सब, तो जिस दिन संविधान की प्रस्तावना लागू हुई तभी से था ये। क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भारत लोकतंत्र तो होगा, लेकिन यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। और हमारे यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता ही है। ठीक है, राष्ट्रपति, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली लाइन से हमने क्या सीखा कि जो कुछ भारत के संविधान के अंदर होगा वो कौन लागू कर रहे हैं? भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं भारत में, कि भारत एक समाजवादी राज्य बने, पंथ निरपेक्ष बने। ठीक, हालांकि ये बात मैं कह दूं कि मूल रूप से समाजवादी भारत का जो संविधान और भारत की जो ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना, वो मूल रूप से न समाजवादी थी और न ही मूल रूप से पंथ निरपेक्ष थी। हमने बाद में जोड़ा, बाद में इंदिरा गांधी ने जो है वो अपना एक राजनीतिक प्रभाव कायम करने के लिए शब्द जोड़े थे। ठीक है, अगली बात, उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारत के सारे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होगी वो क्या है? न्याय। पहली बात क्लियर हो चुकी कि हम कैसे होंगे, दूसरी बात कि हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, पहली लाइन से केवल हमें ये मालूम पड़ रहा है कि भारत कैसा होगा, दूसरी लाइन से हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें न्याय किन किन विषयों पे मिलेगा। तो 3 प्रकार का न्याय हमें मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। सबसे पहले न्याय की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबसे पहले क्या लिया? न्याय। अब न्याय दे दिया आपको, तो फिर चाहिए आपको स्वतंत्रता, लिबर्टी चाहिए। अब वो कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 प्रकार की आपको क्या चाहिए? स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 विषयों में हमें क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। एक तो प्रतिष्ठा के अंदर और एक अवसर की, सबको बराबर अवसर मिलेंगे, सबको बराबर प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जितना करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन अवसर सबको बराबर मिलेंगे। फिर ये सब प्राप्त करने के लिए, मतलब 3 चीजें प्राप्त करने के लिए मूल रूप से 3 बातें, कौन कौन सी? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। और क्रम से याद रखना, सबसे पहले किसको माना गया था? न्याय को, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता। ये प्रश्न आया हुआ है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः किन चीजों पे जोर दिया गया। तो क्रमशः मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और चौथी दे रखी थी उसमें बंधुता। ये बंधुता है, ठीक है ना, जिसपे हम चर्चा करेंगे, वो ऑप्शन में थी वहां पर। ठीक है, तो ये क्रम से ही देखने होते हैं अपने को। फिर प्राप्त करने के लिए, मतलब ये 3 चीजें प्राप्त करने के लिए, कौन कौन चीजें? न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में, मतलब इन सारी चीजों के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। अब ये जो अखंडता शब्द ना, पहले राष्ट्र की एकता तक ही था, अखंडता शब्द नहीं था, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों की जो है चीजों को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कैसे भी करके हमें राष्ट्र की एकता रखनी है, राष्ट्र को अखंड रखना है। और इन सब को सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं आप? वो बंधुता के माध्यम से, भाईचारा जो है, ठीक, वो रहना चाहिए। इस बात को लेकर के तय किया गया कि बंधुता बढ़नी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 चीजों के ऊपर जोर दिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन सी? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, और इन चारों को क्रम से आपको ध्यान रखना है। ठीक, बंधुता कैसे बढ़ेगी? राष्ट्र की एकता से और अखंडता से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें, जो 4 बातें जो हो गई, इन चारों बातों को लाने के लिए हम क्या हैं? दृढ़ संकल्पित हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, हम सबको मालूम है 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। इसलिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी? मिति मार्गशीर्ष। कौन सी मिति थी? मार्गशीर्ष मिति। ठीक है, मंगशीर का महीना था, शुक्ल सप्तमी, ठीक है, सप्तमी थी उस दिन, संवत 2006 थी और विक्रम संवत थी। ठीक है, और इस दिन हमने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया, अपने ऊपर नियम लागू कर लिए उसके, और आत्मार्पित कर लिया, हमने पूरी तरह से इसे स्वीकार कर लिया। ये 3 चीजें हमने इसके अंतर्गत कर ली। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को हमने 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को हमने अपना लिया। क्लियर? तो 4-5 चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात, हम भारत के लोग, ये सब कुछ है, इसका मतलब है कि सब कुछ डिसाइड किसने किया? भारत के लोगों ने। सारी संप्रभुता किसमें है? भारत के लोगों में।
ठीक, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मैंने समझा ही दिया। 3 चीजें ध्यान रखनी है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 4 शब्द क्रम से आपको याद रखने हैं। और बाकी कब संविधान की प्रस्तावना जो है हमने अंगीकृत की, यह बात आप समझ गए। अगली बात आती है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो पहली बात, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मतलब जहां संविधान में दिक्कत आए, आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ो और उसे तैयार कर लो, उसे समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का आरंभिक अंक है, यानी शुरुआत के अंदर प्रस्तावना जो है वो है, पहले पन्ने पर ही है तो आरंभिक अंक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ये कहें कि कानूनी तौर पर ये संविधान का अंग है तो नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर वही चीज़ काउंटेबल की जाएगी जो आर्टिकल के तहत लिखी गई है। अब चूंकि आर्टिकल के तहत नहीं लिखी हुई, ये तो सार है एक तरह का, इसलिए कानूनी तौर पर यह संविधान का अंग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। और निश्चित रूप से हमने कहा कि हम भारत के लोग, सब कुछ किसने अंगीकृत किया? हम भारत के लोगों ने ही अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया। सारे काम भारत के लोगों ने ही किया है। इसका मतलब कि सब कुछ किस में निवास करता है? भारत के लोगों में ही निवास करता है। इसलिए संविधान के अधीन समस्त शक्तियां और समस्त शक्तियों का केंद्र कौन है? भारत के लोग हैं। मतलब प्रस्तावना भारत के लोगों ने ही ली है, संविधान भारत के लोगों ने अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया है। अगर भारत के लोगों ने अगर कुछ परिवर्तन की सोच ली तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। अब देखो, भारत के लोग सब कुछ है, प्रस्तावना भी बात करे कि भारत के लोग सब कुछ है, उनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए बात जब अब की बार जब चुनाव हुए थे और जब मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो एक एजेंडा बना। उसमें कुछ नेता लोग जो बीजेपी के थे वो भी कुछ बड़बोले थे, उन्होंने भी अच्छा खासा सहयोग कर दिया बीजेपी को डुबाने और कांग्रेस को ऊपर थोड़ा उठाने में। उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर संविधान 400 पार दे दिए तो हम संविधान में जो है हटा करके और नई चीज़ें लागू कर देंगे। ऐसा बेतुकी बातें उन्होंने कह दी। देखिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान को हटाना मजाक नहीं है। इंदिरा गांधी जिसने सर्वाधिक सीटें, उसके बाद राजीव गांधी ने तो पूरे ऐतिहासिक रूप में सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी, वो लोग ही नहीं उठा पाए। हालांकि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके बहुत बड़ा परिवर्तन किया था और जो तानाशाही दिखानी थी वो इंदिरा गांधी से ज़्यादा तानाशाही आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिखाई। ये ऐतिहासिक सत्य है, ये किसी के मिटाए नहीं मिटने वाला। और चाहे मैं कहूँ चाहे न कहूँ, चाहे कोई किताब में कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये एक बड़ा सत्य है। अब इस 42वें संविधान संशोधन के इस बड़े सत्य की मैं जब बात करता हूँ और आपातकाल की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने ही तो इंदिरा गांधी को मैंडेट दिया था। और उस मैंडेट को अगर उसने अपनी तानाशाही के माध्यम से दबाया तो फिर जनता ने उसे पलट भी दिया। उसी जनता ने इंदिरा गांधी को हराया भी, निश्चित रूप से हरा दिया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस देश की जनता को पागल तो कोई नहीं बना सकता, ये तो तय बात है। यहाँ हाँ कुछ कोशिश की जा सकती है, जैसे कि अब की बार राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया था, कांग्रेस से अच्छा खासा माहौल बनाया था कि हाँ जो है संविधान बदल देंगे। और न तो देखो मोदी बदल सकते, न राहुल गांधी बदल सकते, पूरा का पूरा संविधान बदलना खेल नहीं है। इसके अंदर साधारण सी बात है, केशवानंद भारती का केस उठा के देखो। केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि मूल ढांचे में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते लोग। अब ये हवाई बात बना करके और कुछ राजनीतिक एजेंडा चलाए, उसका कोई वो तोड़ है नहीं। करते रहो कुछ भी, कहते रहो कुछ भी, ठीक है। कई लोग तो बिना पढ़े लिखे यूं ही, क्योंकि राजनेता है तो राजनेता हर कोई थोड़ी बनता है। बहुत से लोग तो जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वो राजनीति में जाते हैं, जिन्हें कुछ ही नॉलेज नहीं होता। अब किसी को कोई पूछे कि तू केशवानंद भारती केस पढ़ के आया क्या, उस केस में साफ साफ लिख रखा है मूल ढांचे की अवधारणा, कि आप मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इंदिरा गांधी को स्पष्ट रूप से जो है चेतावनी दी गई थी। तो अब इतनी समझ तो अगर नहीं है तब तो बात ही अलग है। और जनता चूंकि देखो सारी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको जैसे भ्रमित कर दे वैसे हो जाते हैं। और जनता भ्रमित हुई भी थी इस चुनाव में, और डर लगा भी कि नहीं संविधान खतरे में है। और अभी भी वो एजेंडा चलाया जा रहा है और उस एजेंडे के ऊपर जनता अभी भी विचार
कर रही है और उस प्रकार से चल रही है। ठीक है, अब जिसकी जितनी समझ उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जो मेरी जो लाइन है प्रमुख रूप से, वो यही है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इंदिरा गांधी भी 42वां संविधान संशोधन करके अधिकतम संशोधन ही कर पाई, उठा करके चेंज कोई नहीं कर सकता, ये पक्का समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहां तक कि हम बात करें, अच्छा अगर होगा तो जनता कर सकती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अधिकार दे रखा है ना, हम भारत के लोग, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, नेता कुछ नहीं कर सकते। हमने ये अगर इस बात पे ही वोटिंग कर दी कि नहीं भाई हमें ये संविधान नहीं चाहिए, और अगर किसी राजनीतिक दल ने आकर के इस नाम पर ही वोट मांग लिया और जनता ने उसे ही जिता दिया, तो फिर तो बदलेगा, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया इस बात का कि संविधान को हटाओ। अगर संविधान को हटाने का मैंडेट जनता जिस दिन दे देगी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग जो कुछ कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। संविधान को बनाना बिगाड़ना सारा काम कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। तो वो कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, और लास्ट में लिखा हुआ है कि हम अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। हम ही करते हैं, हम ही स्वीकार कर रहे हैं, और हम जिस दिन स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पूरे देश की जनता ये मूड में आ जाए कि नहीं हम प्रस्तावना को या पूरे भारत के संविधान का जो बनाया हुआ संविधान है उसे हम स्वीकार नहीं करते, और कोई भी राजनीतिक दल आकर के खड़ा होकर के और ऐसी लीडरशिप करने के लिए तैयार हो जाए, जनता की इस भावना के साथ खड़ा हो जाए और जनता को ऐसा लगे कि भाई हाँ हम तो ये हटाना ही चाहते हैं, तो ये अधिकार भारत का संविधान ही उसे देता है। ठीक है ना, ये भी भारत का संविधान ही दे रहा है, क्योंकि यहीं पर हमने वो चीज़, हमारे पूर्वजों ने बात लिख दी। ठीक है, भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष है। भारत के लोग शब्द जो है वहीं सर्वोच्च संप्रभुता है। सारी चीजें किसमें निहित है? भारत के लोगों में ही निहित है। अगली बात आती है ये कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब आप प्रस्तावना को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते और जाकर के नहीं कह सकते कि भाई आप इसके आधार पर डिसीजन दो। हालांकि इस बात में फिर बाकी विभिन्न केसेस हम पढ़ेंगे, उसके आधार पर बार बार परिवर्तन होता गया, लेकिन शुरुआती स्तर यही था कि प्रस्तावना को न्यायालय में क्या नहीं किया सकता, ले जाया नहीं जा सकता। फिर इसमें क्या चेंज होते हैं वो अब देखते हैं। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। मतलब ये बात कब कही गई कि प्रस्तावना को कोर्ट में नहीं ले जा सकते? मदन गोपाल केस 1957। ठीक है, तो गोपाल की सत्ता है, याद रखना, भगवान कृष्ण की सत्ता है, 57 और गोपाल, ऐसे याद रख लेना तो याद हो जाएगा। तो मदन गोपाल 1957 के केस के अंदर ये बात निर्णय किया गया, डिसीजन पक्का किया गया कि इसके माध्यम से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब आप कोई बात प्रस्तावना की उठा करके फिर कोर्ट में जाएंगे, साहब ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इसके बेस पे निर्णय दो या डिसीजन दो, तो वो संभव नहीं है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। मतलब सरकार चाहे तो प्रस्तावना की अवहेलना कर सकती है, नागरिक चाहे तो प्रस्तावना की अवहेलना कर सकता है। ये इस कंडीशन तक था, मतलब मदन गोपाल केस 1957 तक की बात थी। फिर केस आता है बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960, और इस केस में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इस केस में बेरुवाड़ीवाद के अंतर बात कर रहा हूं मैं, यहां निर्णय क्या दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, जहां पर संविधान की भाषा समझ में नहीं आ रही हो, वहां प्रस्तावना को विधिक निर्वाचन में सहायता के लिए लिया जा सकता है। यानी वहां प्रस्तावना को जो है आप विधिक निर्वाचन के रूप में ले सकते हैं, एक मतलब कानूनी समझ के रूप में आप उसे काम में ले सकते हैं। कुछ कानूनी सहयोग लेना हो तो ले सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, तो यहां बात हो गई कि हाँ जो संसद है, ठीक, उसके कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोर्ट की कोई बात समझ में नहीं आ रही, किसी के भी नहीं समझ में आ रही, तो समझ में नहीं आए तो सहयोग ले सकते हैं। इतनी सी बात इसमें तय हुई। बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो बेरुवाड़ीवाद, इस वाद के माध्यम से ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। मतलब कोर्ट ने कह दिया कि हमें नहीं बेरा कि ये प्रस्तावना का अंग है या नहीं, बेरुवाड़ी। ठीक है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अब चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं, तो विधायिका यानी व्यवस्थापिका जो कि संविधान में संशोधन कर सकती है,
इतना अधिकार है, विधायिका एवं व्यवस्थापिका के पास इतना अधिकार तो है ही कि वो जो है संविधान में संशोधन कर दे, कर सकती है वो संशोधन। अब चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तो फिर प्रस्तावना में संशोधन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मतलब यहां तक तो इंदिरा गांधी की स्थिति बनती नहीं है कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर दे, और इसलिए 42वां संविधान संशोधन यहां तक तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल बेरोवाड़ीवाद में साफ साफ कह रखा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जब संविधान का अंग नहीं है तो व्यवस्थापिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात इसमें तय थी। अब क्या होता है वो सुनो। फिर आती है, नेक्स्ट केस आता है, वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये केस आया था ना, उससे पहले भारतीय संविधान में 24वां संविधान संशोधन कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और उसने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग और किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये बात इंदिरा गांधी ने 24वें संविधान संशोधन से संविधान में लिखवा दी थी। इसलिए चूंकि संविधान में बात तो उसने 24वें संविधान संशोधन के तहत लिखवा दी, तो फिर कोर्ट क्या करता? कोर्ट तो उस लिखी हुई बात के अकॉर्डिंग डिसीजन देता। तो केशवानंद भारती केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, अब संविधान में लिखी गई ये बात, चूंकि इंदिरा गांधी ने 24वें संशोधन से लिख दी है कि भाई संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो निश्चित रूप से जो है वो इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। तो वकीलों ने पूछा कि साहब नहीं, ये तो संविधान का भाग ही नहीं है। तो फिर इसने एक बात कही, वो सुनना, ध्यान से सुनना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ये आया था 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये केशवानंद भारती ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। समझ में आई बात? अब तक क्या कहा जा रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं साहब, संविधान का अंग है प्रस्तावना, इसलिए विधायिका संशोधन भी कर सकती है। समझ में आई बात? मतलब ये अंतर आया। बेरुवाड़ी केस के अंदर कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए व्यवस्थापिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती ने कह दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है। तो एकदम से उल्ट दिया ना मामला। अब बात आती है केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसने ये कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, भाग 3 में भी संशोधन कर सकती है, सारी बातें थी। जहां जहां संशोधन नहीं कर सकती वहां वहां सारे संशोधन कर सकती है। कौन? संसद। ये बात किसने कही? केशवानंद भारती में कोर्ट ने, इस केस में केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने बात कह दी। लेकिन अब की बार एक बात कह दी कि भाई संशोधन तो आप चाहे जहां कर लो, कोई इश्यू नहीं है, चाहे भाग 3 में कर लो, चाहे संविधान की प्रस्तावना में कर लो, छूट दी पूरी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मूल ढांचा नहीं हटा सकते आप। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भारत में कोई सरकार आ जाओ, संविधान को नहीं उठा सकती। संविधान का मूल ढांचा ना, उस ढांचे के हाथ लगाने की औकात किसी सरकार में नहीं है, चाहे कितने ही बहुमत ले आओ। ठीक है ना? ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने बात स्पष्ट कह दी है। देखो मेन बात क्या थी कि 24वें विधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने जो है वो बड़ा डिसीजन ले लिया था, और उसने कह दिया था कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। तो कोर्ट को डर तो लगा कि कल को ये तो ये भी कह देंगे कि उठा करके संविधान को हम साइड में रखते हैं और ये लो नया संविधान। तो उस समय ही व्यवस्था कर दी थी कोर्ट ने तो कि नहीं, आज ये बात तो आपने कह दी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मूल ढांचा नहीं हटा पाओगे तुम, चाहे कितना ही तुम्हारे पास संसद हो तुम और कितनी बड़ी चीज हो तुम चाहे, लेकिन मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट कह दी गई थी। और फिर ये बात इसमें एक चीज और कही गई थी, वो क्या थी वो भी ध्यान से सुनना। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, मतलब कुछ जोड़ सकती है, घटा नहीं सकती। ठीक है? स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार हो, मजबूतीकरण हो, कमी न हो। मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मतलब उसमें उस ढांचे में कमी नहीं कर सकती। ढांचे को मजबूत तो कर लो, लेकिन ढांचे को कमजोर आप नहीं कर सकते। ये बात इस केस में स्पष्ट हो चुकी थी, केशवानंद भारती केस के अंदर। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण केस माना जाता है 1973 का। ठीक है? इससे दोनों चीजों को सुरक्षा मिल गई, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है हमारे, और प्रस्तावना, इन दोनों को, और साथ ही पूरे संविधान को ताकत मिल चुकी थी इससे। इसलिए अब संविधान को हटाने वाली बात जो कही जाती है वो संभव ही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, मैंने बताया था ट्रिक आपको, अपस, यानी अखंडता,
प यानी पंथ निरपेक्षता और स यानी समाजवाद। ठीक है, तो अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिए गए। अगली बात आती है भारत के संविधान में प्रस्तावना के में 3 प्रकार के तो न्याय जो मैंने बताए थे आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये मैंने बताई दी आपको। 2 प्रकार की समानता में दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, ये चीजें हमें प्राप्त हुई हैं जो मैंने आपको भी बताई। ठीक, ध्यान रखना वैसे भी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता हमें मिली है। किसके माध्यम से? प्रस्तावना के माध्यम से। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अतः ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। ये हमें ध्यान रखने की बात है कि भारत का संविधान थोड़ा बहुत लचीला और थोड़ा बहुत कठोर है। हालांकि ये लाइन जो है वो हमारी प्रस्तावना से रिलेट तो नहीं करती, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के रूप में ध्यान रख लेनी है। लिखित संविधान की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। और संविधान से ऊपर कौन है? भारत की जनता। ये बात मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दी। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना अधिकार कहाँ से ले रहा है? भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। 1935 का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान को तैयार करने में पड़ा है, ये बात हमें वैसे भी ध्यान है और विशेष रूप से ध्यान रखनी भी है। सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा है, क्योंकि आखिरी अधिनियम यही था, तो इसी को हमने आगे, हालांकि उसके बाद 1947 का अधिनियम भी आया था, लेकिन उस 47वां में इसी की कॉपी थी, नया कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने 35 वाला जो मामला था ना 1935 का अधिनियम, वो सारा का सारा प्रमुख रूप से लिया। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संघीय शासन नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है, फेडरलिज्म की व्यवस्था नहीं है, राज्यों का संघ है हमारे यहाँ। ठीक है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ, न कि फेडरल स्टेट। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है यूनियन नहीं है, और यूनियन होती है तो वो किसी न किसी संधि समझौते से जुड़ी हुई रहती है, और फिर उसमें टूटने की संभावना रहती है। जैसे कि यूएसएसआर टूटा था, सोवियत संघ टूटा था, और अब वहाँ उसका प्रतिनिधि राष्ट्र जो है रूस ही बच गया। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम टूट नहीं सकते, कभी चाह करके भी नहीं टूट सकते, और टूटने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम संघात्मक राज्य नहीं है, हम जो है वो राज्यों का संघ है। संघात्मक राज्य की विशेषता हमारे में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन फेडरल स्टेट हम नहीं है। ठीक है, हम राज्यों का संघ है। तो ये थी आपकी भारत के संविधान की प्रस्तावना। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि इसका फायदा अन्य विद्यार्थियों को हो सकता है तो शेयर जरूर करें, और लाइक तो करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।